हम लोग अभी तक स्टडी किए अर्थ सरफेस के विषय में हम लोग पढ़े, हम लोग ये भी समझे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या था। लास्ट क्लास हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर था, जिसमें हम लोग समझे कि टेक्टोनिक थ्योरी अर्थ पर क्या बना, पैंजिया और पैंथालसा बना था। वहां से फिर क्या बना, कॉन्टिनेंट और ओशियन का निर्माण हुआ। आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, सबसे पहले समझेंगे टिलिटे। व्हाट इज टिलिटे? आज हम लोग टिलिटे की बात करेंगे, समझेंगे टिलिटे। टिलिटे क्या है? तो टिलिटे इसका समझते, टिलिटे कहता है इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। टिलिटे डेफिनेशन लिखिए, टिलिटे का लिखिए, टिलिटे। टिलिटे इट इज sedimentary rock Tilite is sedimentary rock consist of unwanted blocks that is which is large angular detached rock bodies or Tilite is a sedimentary rock formed from lithified or cemented glacial debris act as evidence for paleoclimate and continental drift। देखिए समझते हैं, यहां पर दो टर्म आ गया है। पहले कहा था टिलिटे क्या है, तो टिलिटे यहां भी कह रहा है टिलिटे क्या है, मेन पॉइंट सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है ये? सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है बेटा? सेडिमेंट्री रॉक समझते हैं, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। यानी जो भी रॉक होते हैं, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो, इग्नियस रॉक हो। रॉक तीन तरह का होता है ना, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक तो क्या होता है, जो लावा होता है ना, मोल्टेन मैग्मा होता है। मैग्मा को कूल होने से जो रॉक बनता है इग्नियस रॉक कहलाता है। मैग्मा जो अर्थ के अंदर है बाहर निकलता है तो वो ठंडा होता है, कूल होने से जो रॉक बनता है वो क्या होता है, इग्नियस रॉक। अब वो रॉक, उस रॉक में टाइम के साथ साथ वो रॉक मॉडिफाई हो जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर या अन्य कारणों से उसमें चेंजेज होता है, तो मेटामॉर्फ होता है, उसको कहते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक। और जो रॉक बनने के क्रम में वो टूटता है, फूटता है, अलग अलग तरह के रॉक्स, उनसे एक नया रॉक बनता है। क्योंकि ये सब काम अर्थ के अंदर होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है, तो इससे जो रॉक बनता है उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। यानी सेडिमेंट से बना रॉक, सेडिमेंट से बना रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपोजिट्स ऑफ ग्लेशियर। यानी कह रहा है जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर क्या होते हैं, बिग आइसबर्ग
तो कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म फ्रॉम लिथिफाइड और सीमेंटेड ग्लेशियल डेब्रिज, जो ग्लेशियर टूटते फूटते हैं या ग्लेशियर हाँ जो डैमेज होता है टूटते फूटते हैं ना, तो वो फिर ग्लेशियर आपस में जमा होकर के वो ठोस रूप ले लेता है, रॉक का रूप ले लेता है, उसे क्या कहते हैं, टिलिटे। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव काउंटरपार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर। कह रहा है क्या कि गोंडवाना लैंड जब मूव किया तो मूव करने के क्रम में वो टूटा फूटा, जब मूव किया तो कहीं टकराया कहीं हटा तो वो टूटा फूटा। तो उसमें से दो तरह के सेडिमेंट आए, कुछ आइस के रूप में सेडिमेंट आ गए, बहुत ठंडे सेडिमेंट से है? जैसे हिमालयन रीजन का था तो वहां पर तो ठंडा ही था, उसका भी तो डेब्रिज वैसा ही होगा ना, तो वो टूटा फूटा, वो फिर जमा हुआ आगे, तो वो जमा होकर क्या बना दिया टिलिटे। क्या बनाया, टिलिटे। तो टिलिटे क्या होता है, ग्लेशियर के सेडिमेंट्स के डिपॉजिट से बना रॉक मटेरियल। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट, गोंडवाना क्षेत्र में जो सेडिमेंट बन रहे हैं, कहा ये कहां पाया जाता है, गोंडवाना रीजन में, और टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इज 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा। एट द बेस द सिस्टम है थिक टिलिटे, बेस पर इसमें थिक टिलिटे होता है, मोटा टिलिटे रहता है। एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन। अब कह रहा है क्या कि अगर हम लोग गोंडवाना लैंड की बात करेंगे या साउथर्न हेमिस्फीयर के गोंडवाना लैंड की बात करेंगे, तो इस गोंडवाना लैंड में हमें थिक टिलिटे मिलता है, बहुत मोटा मोटा टिलिटे मिलता है, उसकी मोटाई बहुत ज्यादा, थिकनेस ज्यादा है। तो वो क्या बतलाता है, वो क्या बताता है, ग्लेशिएशन लंबे समय तक चला। क्या बताया, ग्लेशिएशन लंबे समय तक चला, मतलब वहां पर बर्फ के टूटने, बर्फ के जमा होने। ग्लेशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, फॉर्मेशन ऑफ बिग आइस मासेस, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े को बनना, ग्लेशिएशन। समझ रहे, ग्लेशिएशन का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, प्रोसेस वेयर थिक मूविंग ग्लेशियर और लार्ज आइस मास। ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी भाषा में समझिए, ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन का मतलब क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर और आइसबर्ग, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर और आइसबर्ग। मतलब ये कैसे हुआ, टेम्परेचर ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नीचे जा रहा है, घट बढ़ रहा है, ठंडा हो रहा है, तो वहां पर का जो पानी है बर्फ के बड़े बड़े शीट्स में जमा हो जाता है। जैसे अभी अब गर्मी आ रही है, गर्मी आ गई है, तो इसमें देखिएगा बर्फ की मोटी मोटी सिल्लियां जमा के बेचते हैं ना, बर्फ की मोटी मोटी सिल्लियां बनाते हैं, तो ग्लेशियर तो वही रहता है। ग्लेशियर का मतलब क्या होगा, बर्फ की सिल्लियां, बहुत मोटी मोटी, बहुत बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियां, वो धीरे धीरे पिघलता है। तो कह रहा है कि टेम्परेचर डाउन होना कोल्ड रीजन में, तो कोल्ड रीजन में क्या होता है, ग्लेशियर बन रहा होता है, और ग्लेशिएशन का ही प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लेशियर बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लेशिएशन। और जब ग्लेशियर बनता है तो ग्लेशियर में जब डेब्रिज आ जाते हैं, अवशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं, कूड़े कचरे ढेर सारे आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पानी साफ नहीं ना रहेगा, पानी कहीं गंदा मिल गया, पानी में कुछ और चीजें मिल गई, तो वो भी तो जमेगा ना, तो वही तो ग्लेशियर का रूप ले लेगा। तो वैसा ग्लेशियर जिसमें क्या हो, डेब्रिज हो, सेडिमेंट रॉक्स हो, तो इन सबके ग्लेशिएशन से जो बनेगा वो क्या कहेगा, टिलिटे। तो टिलिटे क्या है, ग्लेशियर का एक फॉर्म है। काउंटर पार्ट ऑफ दिस सक्सेशन आर फाउंड इन अफ्रीका, फॉकलैंड, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कह रहा टिलिटे, टिलिटे कहां मिलता है, अफ्रीका में देखने को मिलेगा आपको। कहां देखने को मिलेगा, अफ्रीका में देखने को मिलेगा, अफ्रीका में देखने को मिलेगा, फॉकलैंड में देखने को मिलेगा, फॉकलैंड आइलैंड में। फिर कहां देखने को मिलेगा, मेडागास्कर में देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ क्या है, टिलिटे अगर आपको देखना है तो कहां मिलेगा ये आपको, अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में। बड़े बड़े ग्लेशियर भी वहीं मिलेंगे। यहाँ ग्लेशियर बहुत बड़े बड़े होते, बहुत मोटे मोटे होते। कहा जाता है कि अगर ये ग्लेशियर पिघल जाए ना तो अर्थ पर कुछ बचेगा ही नहीं, सारा अर्थ डूब जाएगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। कम से कम 25 से 30 फीट से भी ज्यादा
पानी ऊपर हो जाएगा। 30 से 35 फीट, कहीं कहीं तो 100 फीट तक पानी ऊपर चला जाएगा, जमा हो जाएगा। यानी जितने भी चीजें हैं वो सब डूब जाएगा, कुछ के घर ही बचेंगे, इतने ग्लेशियर्स हैं। तो ग्लेशिएशन का प्रोसेस कंटिन्यू है, आज भी ग्लेशिएशन का प्रोसेस जारी है, आज भी ग्लेशिएशन का प्रोसेस जारी है, ग्लेशिएशन का प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, ओवरऑल रिजेम्बलेंस ऑफ गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स clearly demonstrate that these land masses had remarkably similar history। अब कह रहा है क्या कि ये सारे जो लैंड मास हैं इनमें भी गोंडवाना टाइप ऑफ सेडिमेंट्स ही देखने को मिलता है। इसका मतलब अब क्या करा, अफ्रीका में, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें भी जो लैंड मास मिल रहा है, इनमें भी जो टिलिटे है, इनमें भी जो एविडेंस मिला है, तो कह रहा ये जो लैंड मास थे, कौन कौन लैंड मास, अफ्रीकन, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इनकी टिलिटे, इनसे जो प्रूफ मिल रहा है, इनकी डेबरी जो मिल रहा है, उनको स्टडी करने से ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे लैंड मास एक ही थे। तो कह रहा है ग्लेशियल टिलिटे provides unambiguous evidence of paleoclimate also drifting continents। ये पैलियोक्लाइमेट और कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्टिंग का प्रूफ देता है। यानी कह रहा है क्या कि यहाँ जो ग्लेशियल टिलिटे मिल रहा है, यहाँ के जो ग्लेशियल डेब्रिज है, उनको स्टडी किए कहाँ, अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो ग्लेशियर डेब्रिज मिला, यहाँ जो ग्लेशियर मिले, ये सारे ग्लेशियर लगभग एक जैसे हैं, सब गोंडवाना टाइप ग्लेशियर है। और ये पैलियोक्लाइमेट, ऐसा माना जाता है कि हर इन सभी जगहों का पैलियोक्लाइमेट उस समय पूर्व काल में किसी समय सबका क्लाइमेट एक जैसा ही रहा होगा, सब में एक जैसा वातावरण रहा होगा, और ये फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट की ओर ड्रिफ्ट कर गए, टूटा, पहले एक रहा होगा फिर टूटा, और टूटने के बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट कर गए, चले गए। तो ये भी क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रूफ है। बात समझ में आया, कहाँ बेटा, अफ्रीका में, फॉकलैंड आइलैंड में, मेडागास्कर में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में एक ही जैसे टिलिटे का मिलना, एक ही जैसे ग्लेशियर्स का मिलना, ये बतलाता है कि ये पहले कभी एक ही लैंड मास के हिस्से होंगे, ये पूरा एक ही लैंड मास रहा होगा, पूरा जमीन का टुकड़ा रहा होगा, जो बाद में किसी कारण टूट कर ये अलग अलग हो गए। क्लियर अनस, चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होता है। प्लेसर डिपॉजिट्स मतलब अलग अलग जगहों पर कुछ डिपॉजिट मिला, कुछ चीजें जमा हुई, इकट्ठा हुई, जैसे ग्लेशिएशन, ये जो था टिलिटे, इसी का एग्जांपल था। एक्वेरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ, देखिए, रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट एंड एब्सोल्यूट absence of source rock in region is amazing fact। अब देखिए क्या पॉइंट कहता है, पॉइंट देखिए क्या कहता है। घाना आइलैंड में बहुत सारा गोल्ड डिपॉजिट मिलता है। घाना आइलैंड में गोल्ड डिपॉजिट है, सोने की खान है, जहां से जमीन से खोदकर सोना निकाला जाता है, तो यहाँ गोल्ड डिपॉजिट है, बहुत ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट। तो घाना आइलैंड में गोल्ड डिपॉजिट का मिलना, और यहां कोई ऐसा रॉक नहीं मिलना जिसमें गोल्ड हो। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आया। घाना में गोल्ड के डिपॉजिट हैं, बहुत सारे सोना है जमीन के अंदर, लेकिन वो सोना कहां से आया, किस रॉक से बना, कैसे बना, ये कोई पता नहीं, कोई ज्योग्राफिकल एविडेंस नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल एविडेंस नहीं है। A source rock is amazing। The gold bearing veins are in, गोल्ड बियरिंग वेंस जो है, सोने की खाने ब्राजील में मिलता है।
ब्राजील के प्लेटू में मिलता है, गोल्ड दो जगह मिलता है। कहां कहां? ब्राजील में और घाना में। कहां का बेटा? ब्राजील में और घाना में। तो ब्राजील में तो ऐसा जियोलॉजिकल एविडेंस है कि वहां गोल्ड कैसे बना, उसका एविडेंस है, रॉक्स है, लेकिन घाना में नहीं है। अब गोल्ड ब्राजील में भी है और गोल्ड घाना में भी है, दोनों अलग अलग जगह पर है। एक अफ्रीका में चला गया, एक अमेरिका में चला गया। घाना अफ्रीका में है, घाना अफ्रीका में है और ब्राजील अमेरिका में है। यहां देखिए, है ना, ब्राजील अमेरिका में है, घाना अफ्रीका में इधर है कहीं। ठीक है, तो अब ब्राजील में तो गोल्ड का एविडेंस है, लेकिन घाना में गोल्ड का एविडेंस नहीं है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो गोल्ड बना होगा ब्राजील में बना होगा, ये लैंडमार्क कभी ब्राजील में रहा होगा और वहां से टूटकर वो अलग हो गया, वहां से टूटकर वो अलग हो गया, अलग हो गया। तो इससे समझ में आ रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इससे समझ में आ रहा है कि अफ्रीका और अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका कभी एक ही रहा होगा, कभी दोनों जगह, अफ्रीका में भी गोल्ड डिपॉजिट है और अफ्रीका में भी गोल्ड है और अमेरिका में भी गोल्ड है, अफ्रीका में भी गोल्ड है और अमेरिका में भी गोल्ड है। अमेरिका के ब्राजील में प्रूफ है गोल्ड का, लेकिन अफ्रीका की घाना में नहीं है। तो इसे पता चला होगा कि जब एक रहा होगा तो घाना में बना होगा और लंबे क्षेत्र में फैल गया होगा। तो ये भी इसका डिपॉजिट, ये किसका डिपॉजिट है? एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। यानी क्या कह रहा है कि घाना आर डेराइव्ड फ्रॉम द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side। यानी कहता है क्या कि इसका मतलब है घाना में भी गोल्ड डिपॉजिट पाया जा रहा है। तो ये बतलाता है कि कभी घाना और ब्राजील दोनों एक ही कॉन्टिनेंट के हिस्सा रहा होगा। घाना में गोल्ड, ब्राजील में गोल्ड बना होगा और उस प्लेटू के सहारे वो हवा के द्वारा या किसी और मीडियम से, वाटर के द्वारा किसी और मीडियम से वो घाना में आकर के डिपॉजिट हो गया होगा, जो अब अलग हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, तीसरा प्रूफ, तीसरा प्रूफ यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के प्रूफ की बात कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का पहला प्रूफ क्या मिला? टिलीटे मतलब कि अलग अलग कॉन्टिनेंट के बर्फ में एक जैसे आइसबर्ग का मिलना, और उस आइसबर्ग में अलग अलग कॉन्टिनेंट के आइसबर्ग में, ग्लेशियर्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट के बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन ग्लेशियर्स में एक ही जैसे डेब्रिज का मिलना, एक ही जैसे कचरों का मिलना, एक ही जैसे रॉक का मिलना। दूसरा था घाना और ब्राजील में गोल्ड का मिलना, घाना में कहीं गोल्ड का सोर्स नहीं होते हुए भी गोल्ड मिलना। ये भी एविडेंस क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, कि सब का सब कॉन्टिनेंट्स कभी आपस में जुड़े रहे थे जो अब अलग हो गए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यही ना कह रहा है कि जो बड़े बड़े लैंडमार्क पहले एक साथ थे, अब वो टुकड़े हुए और वो सिमिलर, आइडेंटिकल कहीं से जाकर के वो टूटे और वो अलग होते चले गए। तीसरा प्रूफ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। When identical species of plants and animals adapted to living on land or in fresh water found on either side of marine barriers, problem arises regarding accounting such distribution। कहता है क्या कि हर जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के प्लांट्स या एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे इंडिया को ही ले लीजिए ना, अब बंगाल के आसपास जाइएगा तो वहां काफी सारी बड़ी मात्रा में मछलियां मिलेगी, वहां मैंग्रोव फॉरेस्ट है। बिहार में है बंगाल वाली मछली बिहार में मिलती है? नहीं मिलता है। बंगाल के लोग अगर फॉसिल देखेंगे, बंगाल के लोगों का डीएनए में अलग है, हमारे देश के लोगों का डीएनए अलग अलग, अलग अलग देशों का अलग अलग है, तो फॉसिल्स भी अलग अलग होता है। लेकिन अगर 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 कोई दो डिस्टेंट स्थित लोकेशंस पर एक जैसा फॉसिल मिले, अगर साउथ अमेरिका में
और अफ्रीका में एक जैसा फॉसिल मिले, या साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के किसी हिस्से में एक जैसा फॉसिल मिले, या अफ्रीका में और इंडिया में, इंडियन प्लेट में एक जैसे फॉसिल्स मिले, यानी एक जैसे फॉसिल्स मिले, तो इसे प्रूफ होता है कि कभी ना कभी ये एक ही लैंड मास के हिस्से रहे हैं। अब जैसे देखिए मेसोसॉर्स है, मेसोसॉर्स है, ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता है। ये देखिए एविडेंस है ना, ये देखिए दोनों एक जगह पाया जाता है, यहां भी है और यहां भी है ना। गैप्सोफेरिस है ना, ग्लोसोफेरिस। तो ग्लोसोफेरिस कहाँ है आपका बेटा? ग्लोसोफेरिस साउथ अमेरिका में भी है, ग्लोसोफेरिस का फॉसिल अफ्रीका में मिला है, ग्लोसोफेरिस यहां भी मिला है, ग्लोसोफेरिस इंडिया में भी मिला है। फिर देखिए ग्लोसोफेरिस एंटार्क्टिका में भी है और ग्लोसोफेरिस ऑस्ट्रेलिया में है। इससे क्या एविडेंस मिल रहा है? मेसोरियस के देखिए, मेसोरियस, मेसोरियस कहाँ है? मेसोरियस कहाँ? साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है। फिर यहां देखिए, है ना। अच्छा, इसी तरह से ये देखिए लाइसोस्टेरस, लाइसोस्टेरस है ना, कहाँ है? अंटार्कटिका में भी है। लाइसोस्टेरस आपको इंडिया में भी मिला, इंडियन प्लेटो में भी है, लाइसोस्टेरस अफ्रीका में भी मिल रहा है। ये क्या प्रूव कर रहा है? अब चूंकि एनिमल थे, अब एनिमल तो ऐसा नहीं ना कि समुद्र को पार करके चल जाएगा, ये सब लैंड एनिमल है। तो लैंड एनिमल का साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में मिलना, या उस लैंड एनिमल का साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर मिलना, इनके फॉसिल्स का मिलना क्या बतलाता है? कि कभी एक बड़े लैंड मास रहे होंगे। बात समझ में आया? इन जानवरों के फॉसिल्स, अब फॉसिल क्या होता है? कोई भी एनिमल जब मर जाता है वो मिट्टी में दब जाता है, कोई भी एनिमल जब मर जाता है तो मिट्टी में दब जाता है, उनका कार्बोनेशन होता है और उस पर किसी और मेटल्स की या किसी और स्टोन की परत जम जाती है, जिसके कारण वो नष्ट नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? फॉसिल कहलाता है। मतलब चट्टानों के बीच दबा हुआ एनिमल का एविडेंस, एनिमल का कोई पार्ट, एनिमल का कोई भाग, है ना, बचा हुआ भाग, क्या कहलाता है? फॉसिल। तो सेम फॉसिल्स का साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, हर जगह मिलना क्या बतलाता है? कि ये कभी एक ही लैंड मास रहे होंगे, तभी तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तभी ना एनिमल एक जगह दूसरी जगह चले गए। यानी आप सोचिए कि एनिमल खैर साउथ अमेरिका तो छोड़ दीजिए, इंडिया से वो एनिमल अंटार्कटिका कैसे पहुंचा? इंडिया से अंटार्कटिका कैसे पहुंचा? साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया कैसे आया? है ना, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया कैसे आया? इसका मतलब वो लैंड मास कभी जुड़ा रहा होगा, जुड़े रहने के कारण एनिमल एक जगह दूसरी जगह चला जाता है। अब टाइगर पूरे इंडिया में कहीं भी घूम के जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, वो कोई बंधा हुआ नहीं है। कहेगा कॉर्बेट नेशनल पार्क का टाइगर कहीं और भी जा सकता है, यूपी का टाइगर बंगाल जा सकता है, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबन से टाइगर निकल करके कश्मीर जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जंगल आपस में जुड़े हुए हैं। अब बीच में नदी है, छोटा मोटा नदी तो पार करेगा, लेकिन कोई टाइगर इंडिया से अमेरिका नहीं जा सकता, कोई टाइगर ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका नहीं आ सकता, इंडिया नहीं आ सकता, पाकिस्तान नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि बीच में बहुत बड़ा समुद्र है, वो तैर करके नहीं जा सकता, वो तैर करके नहीं जा सकता। लेकिन जो एनिमल इंडिया में मिल रहा है, वो अगर वो एनिमल कहीं लास्ट में, कहीं पास्ट में उसका एविडेंस मिला, उसका फॉसिल, इंडिया वाले एनिमल का फॉसिल अगर अमेरिका मिल रहा है, इंडिया वाले का फॉसिल अगर ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, इसका मतलब प्रूफ होता है कि ये दोनों लैंड कभी न कभी एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है? अनस समझ में आ रहा है बेटा? नहीं बोल रहा जी। फोर्सेस फॉर ड्रिफ्टिंग, अब ड्रिफ्ट करने वाले यानी एक दूसरे से दूर करने वाले, ड्रिफ्ट का मतलब ये होगा ना, कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से दूर करने वाले, कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से दूर करने वाले फोर्सेस कौन कौन रहे होंगे, है ना?
कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर हुआ है ना, तो कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से दूर करने वाले फोर्सेस कहां कौन कौन से रहे होंगे। अब कह रहा है पहले इसका नाम आता है किनका, वेगनर। कौन, वेगनर suggested that movement responsible for drifting of continent was caused by pole fleeing force and tidal force। यानी कहते हैं वेगनर ने कहा कि जो ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किया, तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किन फोर्सेस के कारण हुआ, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस थे फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स। पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो एक आया पोलर फ्लीइंग फोर्स, क्या हो गया, पोलर फ्लीइंग फोर्स। अब समझिए, देखिए कोई भी बॉडी अगर मूव करता है, घूमता है, तो उनमें दो तरह की फोर्सेस लगते हैं, एक सेंट्रीपेटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी चीज अगर गोल गोल घूमता है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो उनमें दो तरह की फोर्सेस लगते हैं। कौन कौन, एक सेंट्रीपेटल फोर्स यानी उसको बीच में खींच के लाता है। सेंट्रीपेटल फोर्स, कोई भी चीज ऐसे घूम रहा है तो वो अगर अंदर की ओर आ रहा है तो वो हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स, और अगर वो बाहर की ओर जा रहा है, नहीं, वो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर आ रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बाहर की ओर फेंका रहा है तो वो हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स। मान लिया जाए इस पेन को हम धागे बांधे गोल गोल घुमाएंगे तो गोल 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 घूमेगा, लेकिन अगर धागा अगर टूट गया, कहीं धागा टूट गया तो कहां जाएगा, वो किसी एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, तो ये कहलाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का कंसेप्ट कहता है कि अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ रोटेट कर रहा है ना, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ये अर्थ है, ये एक्सिस हो गया इसका, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, और ये रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। कैसे रोटेट कर रहा है ये, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की रोटेट कर रहा है। तो कह रहे कोई भी बॉडी अगर रोटेट करेगा तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, इसमें ऑटोमेटिकली बनेगा, जनरेट होगा। तो कह रहे जब सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट होगा तो उससे अगर कुछ डिटैच्ड होगा, अलग होगा, तो वो दूर फेंका जाएगा। तो अब यही कह रहा है कि ये जो फोर्स था, फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण कौन सा फोर्स बना, फ्लिंग फोर्स। रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण कौन सा फोर्स बना, फ्लिंग फोर्स। तो फ्लिंग फोर्स रोटेशन के कारण बना। अच्छा, अवेयर फैक्ट दैट अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, इट हैज वर्ल्ड एट द इक्वेटर। और क्या पता हमें कि अर्थ जो है इक्वेटर पर वर्ल्ड जो है चपटा है, द वर्ल्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब ये जो चपटा हुआ, ये जो मान लीजिए कि कोई लिक्विड है ना, गोल गोल घूम रहा है, लिक्विड है, गोल गोल घूम रहा है, मतलब एक कोई पॉट में पानी लेकर के उसको गोल गोल घुमाइए तो क्या होगा, उसके ऊपर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा चपटा रह जाएगा, वो गोल नहीं, सॉलिड है ना। गेंद को घुमाइएगा तो गोल रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन लिक्विड और गैस का ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो कह रहा है कि अर्थ का पोलर रीजन में थोड़ा सा चपटा होना, पोलर रीजन में थोड़ा सा चपटा होना, बल्ड इक्वेटर का बल्ड होना। अब इक्वेटर भी है, इस तरह से बनेगा ना, इक्वेटर जो गया है, इक्वेटर जो है वो ऐसे आया है, वो सीधा नहीं मिला है, वो बल्ज हुआ है। तो ये बल्ज होना ये बताता है, वेगनर ने कहा कि ये बल्ज जो हो रहा है ये किसके कारण बल्ज हुआ, तो ये बल्ज हुआ अर्थ के रोटेशन के कारण। तो अर्थ के रोटेशन के कारण पोल फ्लिंग फोर्स हुआ, अर्थ के रोटेशन के कारण कुछ चीजें पोल से दूर चली गई। आगे उन्होंने कहा सेकेंड फोर्स सजेस्टेड बाय टाइडल फोर्स। तो एक तो कौन सा फोर्स की बात की है, वेगनर ने किस फोर्स की बात किया था बेटा, वेगनर ने कौन सा फोर्स समझाया था बेटा, वेगनर ने पहला कहा फ्लिंग फोर्स,
फ्लिंग फोर्स के कारण क्या हुआ, जो पोल्स है वो ऊपर चपटा हो गया। फ्लिंग फोर्स के कारण क्या हो गया, ऊपर पोल पर क्या हो गया, चपटा हो गया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। लोग कहते हैं ना कि अर्थ का जो शेप है बॉल के जैसा नहीं है, ऑरेंज के जैसा है। कैसा है, ऑरेंज के जैसा है, मतलब गोल तो है, अर्थ गोल तो है, लेकिन ऊपर वाले हिस्सा पर वो चपटा है, थोड़ा सा ऐसे है ये। अब इसका कारण पूछा गया कि इसका क्या कारण रहा, तो इसका कारण रहा फ्लीइंग फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्लीइंग फोर्स। इसके कारण अर्थ जब कभी मोल्टेन होगा, अर्थ जब सॉलिडिफाइड हो रहा होगा, अर्थ जब जम रहा होगा, तो क्योंकि वो घूम रहा था, इसीलिए दोनों पोलर रीजन पर वो चीज क्या हो गया, सपाट हो गया, फ्लैट हो गया, जिसके कारण पोल फ्लैट हो गया। तो ये सपोर्ट कर रहा है किसको, फ्लिंग फोर्स को। दूसरा टाइडल फोर्स, दूसरा क्या आता है, वेगनर ने दूसरा फोर्स कौन सा सजेस्ट किया, टाइडल फोर्स इज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। अब टाइडल फोर्स किसके कारण बना, तो टाइडल फोर्स जब भी बन रहा है तो टाइडल फोर्स एक प्लैनेट को जब कोई दूसरा प्लैनेट, एक प्लैनेट पर कोई दूसरा प्लैनेट फोर्स लगाता है, तो फोर्स लगाने के कारण उस प्लैनेट का टाइड्स, उस प्लैनेट का लिक्विड कभी कभी उस फोर्स के प्रभाव से ऊपर की ओर उठ जाता है। तो कह रहा है अर्थ पर टाइड का बनना, हाई टाइड लो टाइड का बनना, और माना जाता है कि अर्थ पर जो टाइड बनता है वो किसके कारण बनता है, मून के द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण बनता है। ओशियनिक वाटर है ना, कह रहा है ओशियन में टाइड का बनना, ओशियनिक वाटर में टाइड का बनना माना जाता है ये मून के फोर्स के कारण रहा, यानी जो टाइडल फोर्स रहा, टाइडल फोर्स भी क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग का कारण हुआ। वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मेनी मिलियंस ऑफ ईयर। मोस्ट ऑफ स्कॉलर कंसिडर दिस फोर्सेस टू बी टोटली इनएडिक्वेट। तो कहे ये बोले कि इसके कारण भी ड्रिफ्ट किए, ये कहते हैं कि जो ड्रिफ्ट किए, जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किए, तो इस कारण भी ड्रिफ्ट किए कि जब वो चूंकि रोटेट कर रहा था तो टाइडल फोर्स और फ्लिंग फोर्स, तो टाइडल फोर्स और फ्लिंग फोर्स भी क्या किया, दो कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से दूर किया, दो कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से दूर किया। फोर्स लगा, कहीं क्रैक आया, जब कमजोर हिस्सा था वो टूट गया, तो उस फोर्स के प्रभाव से कुछ कॉन्टिनेंट दूर फेंका गए। अब ज्यादा दूर नहीं जा पाए क्योंकि हैवी लैंड मास थे, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स इसको नहीं मानते हैं, कहते हैं कि टाइडल फोर्स इतना हो ही नहीं सकता है कि वो एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से दूर कर दे। बात समझ में आया अनस? आज ये रहने दीजिए, कल से स्टार्ट करेंगे। कल से हम लोग अर्थ के अंदर झांक कर देखेंगे कि अर्थ के अंदर की बात करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। हम लोग यहां से कल बात करेंगे, कल से हम लोग अब अर्थ के अंदर झांकेंगे। अभी तक हम समझे थे, क्या समझे थे हम लोग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात समझे थे। अभी तक हम समझे कि इंडिया पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स क्यों बने, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का बनना समझे थे हम लोग। आगे की क्लास में हम समझेंगे, अर्थ के अंदर झांक कर देखेंगे, अर्थ के अंदर देखेंगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। फिर हम आगे इसके आगे की क्लासेस में हम लोग समझेंगे इसकी होने वाली अर्थ सरफेसेस की बात करेंगे, यानी अर्थ सरफेस पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स कैसे बना, इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।